हेलो एंड वेलकम बैक टू जेबी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश, मेरे साथ हैं अश्मित। और आज स्पॉट एरर के क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे एरर्स आर्टिकल के हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसा हमने पिछले बार के सीयूईटी के पेपर में भी देखा था, आर्टिकल रिलेटेड थे। तो ये एक साथ आपका दो दो चीजों का रिवीजन हो जाएगा, जहां पर आप एरर आइडेंटिफाई करने में भी एक्सपर्टीज हासिल करोगे, साथ साथ आप आर्टिकल में भी अपनी एक्सपर्टीज को दोबारा से रीस्टैब्लिश कर पाओगे। तो आइए करते हैं शुरुआत अश्मित। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इंडियाज जियोपॉलिटिकल ओरिएंटेशन विल बी एन सेंट्रल अंडरलाइंग इशू इन द नेक्स्ट ईयर्स स्टेट इलेक्शंस। भारत का जो विदेश नीति है, उसका ओरिएंटेशन एक केंद्र बिंदु रहेगा। जिन इश्यूज की बात होगी उनमें अगले साल होने वाले स्टेट इलेक्शंस में। तो बताइए यहाँ क्या चैलेंज है आपके अकॉर्डिंग, या फिर अगर आप चाहें तो नो एरर भी बोल सकते हैं, आपको अ, अगर लगता है कि कोई एरर नहीं है तो। वहाँ पे एन की जगह पे ई होना चाहिए सेंट्रल। एग्जैक्टली यहाँ पर एन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब सेंट्रल की आप बात करते हैं तो जो पहला साउंड आता है वो स है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। और ये जब कभी भी आप ए और एन में कंफ्यूज होते हैं तो आपको बोलकर कोशिश करनी है उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन का पहला साउंड क्या है, उसको चेक करना है। पहला फनीम क्या है वो चेक करना है आपको। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सही है। जब आप यहाँ पर सेंट्रल के पहले कर देते हैं तो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A largest chunk of the bulk drug requirement is met through cheap imports from China. जो बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे बल्क ड्रग रिक्वायरमेंट का, जो मेजरली जो ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, जिन दवाइयों का इस्तेमाल होता है इंडिया में, वो कैसे पूरी होती हैं? चाइना से सस्ते आयात के माध्यम से। तो अब बताइए यहाँ पर, क्या आपको लगता है कोई एरर है? अगर नहीं है तो नो एरर बताइए। इसके पहले सेक्शन में ही एरर है, वहाँ पे ए की जगह पे दी होना चाहिए। क्यों द क्यों होगा? वो एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री। एग्जैक्टली सुपरलेटिव के साथ आप हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी ये एक, जैसा आपने ही एक डिस्कशन में बोला भी था कि सुपरलेटिव जिसका मतलब ये हो गया कि पूरी दुनिया में सबसे अ, अलग है, और वो अपने आप में अपनी कैटेगरी में सबसे अलग है। तो इस वजह से उसके साथ आप लगा के उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पर आपको नहीं द का इस्तेमाल करना चाहिए था। बिल्कुल सही था, ये दोनों क्वेश्चंस में आपने किया सही आंसर। तीसरा सवाल देखते हैं। सुषमा knew that it was indeed surreal experience meeting Jay on the beach. सुषमा को पता था कि जय से बीच पे मिलना एक बेहद ही अनूठा अनुभव हो सकता था, या फिर एक, वो कहता ना, कोई कोई एक ऐसी चीज जो शायद ही कभी होती है। तो उस चीज के लिए आप सरियल वर्ड का एक्सपीरियंस, सरियल एक्सपीरियंस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। सरियल का मतलब ही वैसे एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है कोई चीज जो बिरले ही कभी होती हो, शायद ही कभी होती हो। बताइए क्या कोई चैलेंज है इसमें या नो एरर? इंडीड के बाद इसमें आर्टिकल आएगा ए। इंडीड के बाद आर्टिकल आएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए ये सरियल जब आपने कहा तो इसके साथ आपको एक यहाँ पर नाउन भी आ गया है। तो एडजेक्टिव के साथ जब नाउन की पेयरिंग होती है तो उसके पहले आपको आर्टिकल लगाना जरूरी हो जाता है। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल है। अश स्मिथ इज गुड, लेट्स से अश्मित इज गुड, लेट्स से, बस इतना ही कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ अश्मित इज गुड स्टूडेंट, तो फिर ये सेंटेंस मेरा गलत हो गया। यहाँ पर क्योंकि गुड के बाद, एडजेक्टिव के बाद मुझे एक नाउन मिल गया, तो इस वजह से यहाँ अब मुझे लगाने की जरूरत है। तो इस वजह से यहाँ ये प्रॉब्लम थी और आपने इसको बिल्कुल सही आइडेंटिफाई करा। तो इसके लिए मिलेंगे आपको फुल मार्क्स। फोर्थ क्वेश्चन। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द नर्सरी। पूरी बागवानी में ये सबसे खूबसूरत फूल है। तो बताइए इस पे कोई चैलेंज है या नो एरर? पहले फ्रेज में ही है, वो ए की जगह पे द होना चाहिए। लॉजिक बताइए। पूरी बागवानी में सबसे खूबसूरत फूल वही है, एक ही है सेंटेंस के हिसाब से। एग्जैक्टली तो यहाँ पर जो चैलेंज था वो इस पार्ट में था, और जैसे हमने यहाँ पर कर दिया तो ये पूरा सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इट टेक्स हिम
इट टेक्स हिम अ ऑवर टू रीच होम एवरी डे। हर रोज़ उसको घर पहुँचने में 1 घंटे का समय लग जाता है। बताइए क्या एरर है इसमें? एक ही या फिर जगह कोई पे एरर वहाँ नहीं है? पे एक ही जगह पे वहाँ पे एन होगा, यहाँ पर एन होगा, एन आवर। राइट। देखिए आवर जैसा आपने भी बताया प्रोनंसिएशन में आप सबसे पहले आवर कहते हैं तो इस वजह से यहाँ पर उस साउंड के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँगे तो और उसी के अकॉर्डिंग हमें जाना भी है, तो उस वजह से यहाँ पर नहीं एन होना चाहिए था। ये बिल्कुल सही बताया आपने। 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। लिटरेचर ऑफन सेलिब्रेट literature often celebrates the fact that the man is a mortal being. जो लिटरेचर है किसी भी भाषा का लिटरेचर हो सकता है, वो अक्सर सेलिब्रेट करता है इस चीज़ की चर्चा करता है, विवेचना करता है कि जो मनुष्य है, वो जो आया है वो कल जाएगा। वो उस तरह की जो फिलॉसफी होती है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। बताइए क्या कोई चैलेंज लग रहा है यहाँ पर? हुँ, नो एरर भी बोल सकते हैं अगर आपको लगता है कोई एरर नहीं है तो, या फिर अगर एरर है तो कहाँ है वो बताना पड़ेगा फिर। और इसी वजह से आज मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन देने के बाद ना कई बार आर्टिकल के एरर्स खास तौर पे बहुत ऑब्वियस हो जाते हैं। तो जब हमें प्रिपेयर होना है 100% तो फिर हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो ऑप्शन डिपेंडेंट नहीं बल्कि करेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिपेंडेंट होना चाहिए। तो बताइए। द मैन। तो यहाँ द के बदले क्या आप लगाएँगे हुँ, या कोई आर्टिकल नहीं लगाएँगे? हुँ, चलिए मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हुँ, यहाँ देखिए जब कभी भी आप एक जेनेरिक सेंस में बोलते हैं कि मनुष्य जो है वो एक ऐसा प्राणी है जो कि हमेशा धरती पर नहीं रह सकता। तो उस केस में आप हमेशा ये क्लियरली बताते हैं कि किसी एक मनुष्य की बात नहीं हो रही है और यहाँ बेशक मैन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये मैन किसी एक मतलब मर्द अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग देखूँ तो वो मर्द को नहीं बता रहा है, वो मनुष्य के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो हाँ, इस ऐसे केसेस में आप हमेशा मैन का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, किसी आर्टिकल की यहाँ पर ज़रूरत होती ही नहीं है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। अहमदाबाद इज़ ट्राइंग टू बिकम नेक्स्ट मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद जो है, वो क्या बनने की कोशिश कर रहा है? भारत का अगला मैनचेस्टर बनने की कोशिश कर रहा है। तो हुँ, बताइए इसमें कोई चैलेंज है, नहीं है? Ahmedabad is trying to become the Ahmedabad is trying to become the next Manchester of India. एग्ज़ैक्टली। देखिए इसको सिमिली बोलते हैं। जब कभी भी आप 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं, 2 प्रॉपर नाउन्स को ख़ास तौर पे कंपेयर करते हैं, तो उस केस में जिससे भी कंपेयर किया जा रहा है, बेशक वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसके पहले आप द का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम्पल है जो आपने अक्सर देखा भी होगा कि नेल्सन मंडेला वाज़ द महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो ऐसे आप नहीं बोलेंगे द महात्मा गांधी वाज़ द फादर और इज़ द फादर ऑफ नेशन। आप महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ नेशन कहते हैं। लेकिन हुँ, जब यहाँ पर महात्मा गांधी के नाम की यहाँ चर्चा नहीं हो रही है, महात्मा गांधी के जो गुण थे, उनकी चर्चा हो रही है और ठीक इसी तरह से अहमदाबाद और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जब आप कह रहे हैं, तो इन दोनों सिटीज़ के जो 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 गुण हैं उनको कंपेयर किया जा रहा है। तो अहमदाबाद अ, मैनचेस्टर बनने की कोशिश कर रहा है, कहने का मतलब है कि जिस जिस मुकाम पर मैनचेस्टर है, उसी मुकाम पर अहमदाबाद भी पहुँचना चाह रहा है। तो बिल्कुल सही गेस किया आपने। इनफैक्ट बहुत बिल्कुल सही आइडेंटिफा आइडेंटिफाई किया आपने, गेस वर्क तो अब काम नहीं करेगा। सिंस द बिज़नेस वाज़ एक्सपैंडिंग टू चाइना क्योंकि बिज़नेस जो था, क्योंकि जो व्यवसाय था, वो चाइना में भी एक्सपैंड हो रहा था, चाइना में भी वो एक्सपैंड किया जा रहा था। ही वांटेड टू लर्न द चाइनीज़ वो चाइनीज़ भी सीखना और या फिर वो चाइनीज़ सीखना चाहता था।
बताइए। अगर आपको लगता है कोई एरर नहीं है, तो आप नो एरर भी बोल सकते हैं। ये मैं बार-बार आपको याद दिला देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो इसलिए याद दिलाना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम्म। इन दोनों में क्या फ़र्क है? जब आप इंग्लिश कहते हैं और द इंग्लिश कहते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क लगता है आपको? नहीं पता मुझे, कैसे बताएं आप? देखिए, यहाँ ये एक लैंग्वेज है और जैसे ही हम्म, इसके सामने आपने आर्टिकल का इस्तेमाल कर लिया, ख़ास तौर पे डेफ़िनेट आर्टिकल का ही इस्तेमाल होता है इनके सामने, तो आप एक ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आपने द इंग्लिश कहा, तो अमेरिका के इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं, अ, ऑस्ट्रेलिया या न्यूज़ीलैंड के इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं। आप बात कर रहे हैं जो ग्रेट ब्रिटेन के इंग्लिश बोलने वाले लोग जिन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बहुत जगह पे बनाई हुई थी, उनको एड्रेस करने के लिए आप द इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। जब आप हम्म, फ्रेंच बोलते हैं, तो वो एक लैंग्वेज है। लेकिन जब आप कहते हैं द फ्रेंच, तो आप कहते हैं फ्रांस में रहने वाले लोग या फिर फ्रांस से आने वाले लोग। द फ्रेंच वर हियर इन दिल्ली द लास्ट मंथ। पिछले महीने कुछ फ्रांसीसी लोग इंडिया में थे या फिर कुछ फ्रेंच लोग इंडिया में थे। तो जैसे ही और वैसे चाइनीज़ आई एम श्योर आपको पता भी होगा, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, तो चाइनीज़ भाषा का नाम नहीं है, मैंडरिन भाषा का नाम है। तो लेकिन बोलते हुए फॉर अ नॉन चाइनीज़ पर्सन हम मैंडरिन कम और चाइनीज़ के तौर पे उसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि भाषा हम्म, सीखने की बात हो रही है, इंसानों को सीखने की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ हम्म, पर द का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है? क्लियर है? हम्म, हम्म। ओके, 9th क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ नॉट रिच, सो ही कैनॉट अफोर्ड टू बाय एक्सपेंसिव हाउस। वो अमीर नहीं है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो एक महँगा घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। वो उसके बजट से बाहर होगा। कुछ ऐसा कहने की कोशिश की जा रही है। बताएँ? और एन होगा क्या एक ही जगह पे? एग्ज़ैक्टली, एक्सपेंसिव ए इज़ द फर्स्ट साउंड। तो इस वजह से यहाँ पर आप एन एक्सपेंसिव हाउस कहेंगे, अ एक्सपेंसिव हाउस गलत होगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। The saint drew an attention of the followers to the importance of regular practice. जो साधु था, उसने ध्यान आकर्षित किया। किनका ध्यान आकर्षित किया? अपने फॉलोअर्स का, जो उनको फॉलो करने वाले लोग थे। उनको उनका ध्यान किस तरफ आकर्षित किया? इम्पोर्टेंस, जो आवश्यकता है, रेगुलर प्रैक्टिस की। किसी भी काम को प्रैक्टिस रेगुलरली जब आप करते हैं, तो उसकी तरफ उससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, उसके बारे में बताने के लिए उनका ध्यान हम्म, अपनी ओर आकर्षित किया। बताइए, यहाँ पर कोई आर्टिकल एरर आपको लग रहा है? मुश्किल होता जा रहा है, नहीं? मुझे तो इसमें कोई एरर नहीं लग रहा। कोई बात नहीं। देखिए, अटेंशन का यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है, वो रैंडमली किसी भी इंसान का हुआ है या जो खास फॉलोअर्स का ग्रुप है, उनके अटेंशन की बात हो रही है? खास फॉलोअर्स ग्रुप की। तो इस वजह से जब यहाँ पर आप फॉलोवर्स के पहले आपने द लगाया, तो यहाँ पर कोई चैलेंज नहीं था। लेकिन एन अटेंशन आप नहीं कहेंगे, आप यहाँ पर द। द अटेंशन कहेंगे। बहुत सारे सेंसेस हैं, उन सब में से आप अपने ऑडिटरी और विजुअल सेंसेस को एक्टिवेट करके किसी भी चीज़ पे फोकस और अटेंशन करते हैं, तो इस वजह से आप यहाँ पर द अटेंशन कहेंगे। तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। द ग्रेटर द डिमांड, हायर द प्राइस।
जितनी ज़्यादा डिमांड होगी, उतनी ही ज़्यादा कीमतें बढ़ेंगी। ये कॉमर्स का एक बेसिक फिलॉसफी है कि हायर द डिमांड, हायर द प्राइस या फिर हायर द प्राइस, हायर द डिमांड, जैसे भी आप बोले। इसमें एरर ढूंढना है। हाँ, मुझे तो इसमें नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ओके। द ग्रेटर द डिमांड, द द हाई सॉरी, द द हायर द प्राइस। देखिए, जब आप एक पैटर्न की बात करते हैं कि ये चीज़ और ये कंपैरेटिव डिग्री में एक्सेप्शन के कुछ एक केसेस जो होते हैं ना जहाँ पर कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि कंपैरेटिव डिग्री में आप कभी भी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, आप द का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन कुछ हम्म एक केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कि जो एक्सेप्शंस हैं, जहाँ पर कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है, ये उनमें से एक है। तो आप इसमें हमेशा एक बैलेंस, जैसे आपने शुरुआत में कहा, हायर द डिमांड, सॉरी द ग्रेटर द डिमांड, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर द हायर द प्राइस यहाँ पर आपको देखना चाहिए था। ठीक है? ओके। अच्छा, ये बताइए यहाँ अगर मैं आपसे कुछ ऐसा कहूँ कि इंडिया इज बेटर ऑफ द टू नेशंस वी आर टॉकिंग अबाउट। इंडिया इन दोनों देशों में से बेहतर है, इन दोनों देशों में की जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उनमें से बेहतर स्थिति में है। तो आप यहाँ पर क्या आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे कहीं? या फिर कोई एरर लग रहा है क्या आपको? ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पास्ट में, इसलिए मुझे लगा ये डिस्कस करना ज़रूरी है। अब ध्यान से सुनिएगा। हम्म कितने देशों की बात हो रही है? दो देशों की बात। और उन दोनों देशों में कौन-सा बेहतर है? इंडिया। इंडिया बेहतर है। तो बेशक बात की जा रही है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, लेकिन सेंस सुपरलेटिव का आ रहा है। हम्म दोनों में से एक बेहतर हो गया, तो जब 2 की ही चर्चा हो रही है, तो वो उन दोनों में से तो बेस्ट वही हो गया ना। हाँ। तो इस वजह से ये एक दूसरा एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पर कि आप द का इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव नाउन के पहले। ठीक है? याद रहेगा? ये दोनों ही इन दोनों ही पैटर्न पे पहले सवाल आ चुके हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से याद करने की ज़रूरत है और ज़्यादा याद रखने की भी ज़रूरत है। ओके, इट वाज़ बाय अ मिस्टेक दैट ही कॉट हिज़ हैंड। गलती से उसने उसका हाथ पकड़ लिया। बताएँ? पूछा जा चुका है ये भी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये हमारे एसएससी के 2020 2019 या 2020 के पेपर में आ रखा है। बाय नहीं होगा यहाँ पे। जब शुरुआत में ही हमने बोल दिया कि प्रेपोज़िशन की बात ही नहीं है यहाँ सीधी आर्टिकल की बात है। सॉरी। प्रेपोज़िशनल एरर है ही नहीं। आर्टिकल के एरर या तो है या फिर नहीं है। सिंपल सी कहानी है। दी दिया होगा द। बाय द कहाँ द मिस्टेक। होगा? एक ही जगह पे। ओके। द आप नहीं है। ऐसे भी जब हिंदी में भी बात करते हैं तो कहते हैं ना अरे बाय मिस्टेक हो गया था यार। कहते अच्छा हो ना? कुछ होगा या फिर नहीं कहते हो मेरा। बाय द मिस्टेक हो गया था हाँ। या फिर बाय अ मिस्टेक right। हो गया था। है ना? तो बाय मिस्टेक एक ऐसा फ्रेज़ है जिसमें अलग से किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा। ये मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है क्योंकि ये वाला एरर हालाँकि पूछा कम बार गया है एग्ज़ाम्स में, लेकिन ये बहुत कॉमनली भर-भर के लोग बोलते हुए इस्तेमाल करते हैं इसका। अब देखिए, drought affected areas, for an example Bengaluru, need to take these steps। कुछ खास कदमों की बात हो रही है, कुछ खास स्टेप्स की बात हो रही है, जो ड्रॉट अफेक्टेड जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, उदाहरण के तौर पे बैंगलोर,
को वो कदम उठाने चाहिए या फिर वो कदम लेने चाहिए? बताइए, इसमें कोई चैलेंज है या नहीं आपके अकॉर्डिंग? ओके, मैं पहले ही बता देता हूँ, प्रॉब्लम है और ये बहुत कॉमनली लोग बोलते हुए और लिखते हुए भी मैंने देखा है इस्तेमाल करते हुए इस तरह की फ्रेज़िंग का। चलिए मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। जब मैंने इसका हिंदी बताया तो मैंने क्या बोला? एक उदाहरण के लिए या उदाहरण के लिए? उदाहरण के लिए। लेकिन हिंदी में आप क्या बोलते हो? एक उदाहरण के लिए या एक उदाहरण के तौर पे? हम्म, नहीं बोलते हो आप। आप हिंदी में भी कहते हैं उदाहरण के तौर पे, हम्म, उदाहरण के लिए, राइट? तो इसी वजह हम्म, से ये जैसा मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपको हिंदी से कभी भी अ, किसी अलग दूसरी लैंग्वेज के नुआंसेस को अगर सीखना है तो हिंदी से मत सीखिए। लेकिन यहाँ पर ये सटीक एग्जांपल है कि कैसे हिंदी से भी अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और सही तरीके से सीख रहे हैं तो आप बिल्कुल कभी मार नहीं खाएँगे, कभी मात नहीं खाएँगे। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल होगा यहाँ पर सीधा-सीधा। अब हम्म, इसकी वजह से कन्फ्यूज़ होकर लोग क्या करते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अम, प्लीज़ शेयर एग्जाम्पल ऑफ सच फिनोमेना। हम्म, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वाली फ्रेजिंग नहीं है। तो या तो आप बोलेंगे प्लीज़ शेयर एन एग्जाम्पल ऑफ सच फिनोमेना या फिर आप बोलेंगे प्लीज़ शेयर एग्जाम्पल्स ऑफ सच फिनोमेना। हम्म, ठीक है? ठीक तो है। दोनों को मिक्स एंड मैच मत करिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक अलग फ्रेजिंग ही हो गया और बाकी जगहों पर जब आप कहते हैं, इसका मुझे एक उदाहरण दीजिए तभी मुझे समझ में आएगा। हम्म, इससे संबंधित कुछ और एग्जाम्पल्स दीजिए। तो वहाँ पर आप एग्जाम्पल्स बोलते हैं, कुछ और उदाहरण दीजिए, ऐसा बोलते हैं आप। तो वहाँ पर इसको आप प्लुरलाइज़ भी करते हैं और वहाँ पर आर्टिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के केस में आप फॉर एन एग्जाम्पल नहीं बोलते हैं। 14th क्वेश्चन देखते हैं। ये शायद थोड़ा-सा मुश्किल होगा आपके लिए। प्रिंस चार्ल्स द इज एन सेक हायर। क्यों? एन क्यों? एन क्यों? उसको जो क्या कहते हैं, अरे मैंने ये बहुत बार देखा हुआ है सेंटेंस में भी। ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन इसका जो प्रोनंसिएशन है ना, वो हायर नहीं है, वो एयर होता है। जैसे एयर, हवा के सॉरी। लिए जो एयर होता है ना, आप सेम उसी तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं, जिसकी वजह से कि ये एन हो जाता है इसके पहले। हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ भी एच साइलेंट होता है, तो बाकी जैसे ई-आई-आर को अगर आपको सिर्फ प्रोनाउंस करना हो, तो आप क्या बोलेंगे? एयर। राइट? तो कुछ ऐसा ही है। प्रिंस चार्ल्स जो हैं, वो उत्तराधिकारी हैं किस चीज़ के? जो सिंहासन है ग्रेट ब्रिटेन का, उसके। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर। आइए देखते हैं 15th क्वेश्चन। On my request, Jatin introduced me to his friend who is a singer and a scientist. मेरे कहने पर, मेरे आग्रह करने पर जतिन ने मुझे अपने एक दोस्त से मिलवाया, जो कि एक सिंगर, जो कि एक गायक और एक अ, वैज्ञानिक है। बताइए। ये भी एग्ज़ाम्स में आ चुका है पहले, जेएनयू में भी पूछा हुआ है और एसएससी ने तो कई बार रिपीट करा हुआ है। सिंगर एंड के बाद ई होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल सही पकड़े ए, हैं। ओके, देखिए एक ही इंसान की 2 क्वालिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। तो हम्म, इस वजह से आप यहाँ पर अ सिंगर एंड साइंटिस्ट कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर अगर कुछ ऐसा होता तो on my request, Jatin introduced me to his friends
हु आर अ सिंगर एंड अगर कुछ ऐसा होता, तो उस केस में ये थोड़ा-सा ये ज़्यादा सेंसिबल होता। हालाँकि सेंटेंसेस उस केस में ये पूरा ही गड़बड़ हो जाता क्योंकि अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट वो थोड़ा-सा अटपटा फिर भी रह जाता। लेकिन फिर हम्म, भी आप जब अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट कहते हैं, तब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 लोग हैं, उनमें से एक सिंगर है और दूसरा जो है वो और एक साइंटिस्ट। साइंटिस्ट। ठीक है? ओके, ऑलराइट आगे देखते हैं। 16th क्वेश्चन। माय एल्डर सिस्टर came home before the sunset and went back after the sunrise. मेरी बड़ी बहन अ, सूर्यास्त के पहले घर पहुंची और सूर्योदय के बाद वापस चली गई। बताइए, क्या लग रहा है इसमें कुछ है चैलेंज या नो एरर? नो एयर। ओके, सनराइज और सनसेट या फिर अगर आप कहें डॉन। ये सारे जो ये जो चारों वर्ड्स है ना, ये पूरे दिन का एक खास समय वैसे ही है और इसमें ऐसा नहीं होता कि एक लंबा पीरियड है, राइट? जिसमें कि आप फिर कहीं आर्टिकल की कोई गुंजाइश हो सकती है। इसी वजह से आप एट का इस्तेमाल करते हैं इनके सामने, इनके साथ। आप नहीं कहते इन द सनसेट, एट सनसेट या फिर एट डॉन, एट डस्क ऐसा बोलते हैं। तो इनके साथ आप किसी तरह का कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल कल नहीं नहीं, करते। नहीं करेंगे। तो द सनसेट गलत था यहाँ पर। ओके, जी। मेनी स्टूडेंट्स वेंट टू द चर्च टू सी द डैमेज्ड विंडो। चर्च के एक डैमेज्ड विंडो की बात हो रही है जो खिड़की चर्च की टूट गई है उसके बारे में बात हो रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चर्च गए वो डैमेज्ड विंडो को देखने के लिए, टूटी हुई खिड़की को देखने के लिए। आप नो एरर भी बोल सकते हैं अगर आपको लगता है कोई एरर नहीं है तो। वही द सी के बाद। तो चर्च की सारी खिड़कियां नहीं टूटी थी, कोई एक खास खिड़की टूटी होगी, वो देखने के लिए गए होंगे। चलिए मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है। नो एयर। लगातार 3 क्वेश्चन ऐसे, उसके बाद नो एयर। ठीक है। ओके, अच्छा ये बताइए मुझे स्कूल। सही है। हम्म। अम, अब मैं अगर आपको बोलूं कि ये वाला सेंटेंस अब गलत हो गया, अब मुझे यहाँ पर द लगाना पड़ेगा। हम्म। तो सुन के थोड़ा सा अटपटा लगेगा। हम्म। क्यों? वेंट टू। देखिए, बोलिए बोलिए, नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। वही वेंट टू स्कूल में द लगा इसलिए। ओके, देखिए, जब आप कहते हैं somebody went to school, हम्म। the students went to school या फिर the priest went to the church, सॉरी the priest went to church, तो आप जिस भी जगह पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो या फिर इंस्टीट्यूशंस जहां पर पढ़ाई लिखाई का काम होता हो,
अगर हम्म, उसका एक प्री डिफाइंड टास्क है कि वहां पर जाकर यही काम किया जाता है और उसी काम को समझा जा रहा है थ्रू द एक्शन, थ्रू द सेंटेंस जो आपको बताया गया है, तो उस केस में फिर आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक। लेकिन अगर आप किसी और एक्शन के लिए जा रहे हैं, किसी और एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, चर्च में लोग प्रेयर ऑफर करने के लिए जाते हैं, चर्च में लोग अपने सिंस के बारे में कन्फेस करने के लिए जाते हैं, टेंपल में लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, टेंपल में लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब आप टेंपल में जाके कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, फिर आप द का इस्तेमाल करेंगे। स्कूल में आप पढ़ने के बदले अगर सर्टिफिकेट के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, तो आप द स्कूल कहेंगे। स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में अगर पेरेंट जाते हैं स्कूल में, तो वहां पर द स्कूल दे वुड से दैट आई वेंट टू द स्कूल फॉर अ पेरेंट टीचर मीटिंग। लेकिन जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो बोलेगा आई वॉज आई वेंट टू स्कूल, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो ये एक क्लियर डिस्टिंक्शन आपके जहन में रहना चाहिए कि एक्शन क्या परफॉर्म किया जा रहा है। और ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और खासतौर पे कॉलेज और स्कूल के साथ इसका इस्तेमाल होता है, इस लॉजिक का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक ठीक है। है, तो इसको करते हैं यहाँ से कंप्लीट। चार और सवाल हैं, फटाफट से देख लेते हैं। आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग विच गार्ड माई हाउस। मेरे पास एक काला और एक सफेद कुत्ता है, जो मेरे घर की रखवाली करते हैं। नो आर्टिकल। सॉरी, नो आर्टिकल बोला आपने, नो आर्टिकल एरर बोला। मुझे तो इसमें कोई एरर नहीं लग रहा है। एग्जैक्टली exactly, कोई एरर नहीं है। मेरे पास एक सफेद कुत्ता है, एक काला कुत्ता है, जो दोनों मिलकर विच गार्ड माई हाउस। तो इन दोनों के लिए जब एक साथ एक रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ, तो विच तो आपको नहीं बता पाएगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, लेकिन इसके आगे आने वाला जो वर्ब है उसने मुझे क्लियरली बता दिया। लेकिन अगर यहाँ पर गार्ड्स माई हाउस लिखा हुआ रहता, तब आप क्या करते? नाइस। अगर यहाँ पर व्हाइट डॉग, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग विच गार्ड्स माई हाउस, अगर ऐसा लिखा होता फिर? फिर अभी मुझे नहीं आ रहा है, नो आइडिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया, आप शायद भूल गए, नींद आ रही है आपको। फिर यहाँ से हमें हटाना पड़ता, फिर आप कहते हैं, मेरे कहने का मतलब ये हो जाता कि मेरे पास एक ही अच्छा। कुत्ता है जो सफेद और काले रंग का चितकबरा है। ठीक है। तो ठीक है। मतलब वो निकल के आ जाएगा। जैसे हमने थोड़ी देर पहले अभी बात करी थी ना, साइंटिस्ट हाँ। और सिंगर। सिंगर, तो यस। दो लोगों की बात हो रही है, तो दोनों के साथ आर्टिकल आएगा। लेकिन एक ही जना अगर दोनों काम कर रहा है, तो उस केस में एक बार ही आर्टिकल आएगा। तो सेम ठीक। लॉजिक है यहाँ पर। ओके, तो इसको करते हैं विच गार्ड माई हाउस, और इस नो एरर को करते हैं यहाँ से दफा। मोस्टली आई कम्यूट बाय अ कैब। दी कैब। ज्यादातर मैं, अच्छा, तो मैं हर रोज एक स्पेसिफिक कैब से ही ट्रैवल करता हूँ। हम्म। ओके, ये जब कभी भी हमने ट्रैवल की बात करी है ना प्रेपोजिशन में भी, तब भी हमने अक्सर इस बारे में चर्चा की है कि आप जब कभी भी किसी भी चीज से जाने की बात करते हैं, तो आप कहते हैं बाय बस, बाय ट्रेन, वंस मोर। बाय एयरप्लेन, बाय कैब, बाय मेट्रो, और ऑन फुट। फूड। यस। इन सब के साथ कोई आर्टिकल नहीं चाहिए। नहीं आता, ये प्रीपोजिशन में हमने किया था। जी हाँ। कबीर एंड रहीम आर ग्रेट पोएट्स, बट द फॉर्मर इज ग्रेटर देन लैटर। कबीर और रहीम दोनों ही महान
अ, कवि थे या कवि हैं। जब कवि की रचनाओं के बारे में बात की जाती है, बेशक वो अभी अभी हमारे बीच ना हो, तो उस केस में भी आप प्रेज़ेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर टेंस पे आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बट द फॉर्मर, पहले इसका नाम लिया गया, तो फॉर्मर इज़ ग्रेटर देन लैटर। रहीम से बेहतर यहाँ कबीर को इस सेंटेंस में कहा गया है। ये सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए कहा कहा गया है। हम यहाँ किसी भी पोएट या उनके काम को अच्छा या बुरा नहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं। No error. बताइए। No error. द फॉर्मर इज़ ग्रेटर देन द लैटर। द नहीं था वो। नहीं था। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं आखिरी सवाल इस टॉपिक पे। A first step in rational solution to any problem is the recognition that a problem exists. आपको कभी भी रैशनल सॉल्यूशन ढूँढने के लिए किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी समस्या का हल ढूँढने के लिए जो पहला काम करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा कि आपको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम मानने के लिए आप तैयार नहीं हो, तो फिर उसको हल कैसे करोगे? समस्याएँ मानने को तैयार नहीं हो, तो आप उसको हल कैसे करोगे? ये कहने की कोशिश की जा रही है। बताएँ, क्या लगता है आपको? ये हमने पहले डिस्कस करा हुआ है, हम्म। तो पहले आप बताएँ, फिर मैं बताऊँगा। मुझे नहीं आ रहा है। याद रखना बेहद ज़रूरी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 100th, मिलियंथ, हाँ, व्हाटएवर, उन सब के साथ द का इस्तेमाल होता है। क्योंकि आप एक खास कदम की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम है वो, राइट? एक बहुत ही खास स्टेप है, तो इस वजह से आप यहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे और पूरा सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। हुँ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बहुत ज़रूरी है, वो करके जाइएगा सारे ही जो ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक। तो आई एम श्योर आप सब लोगों को कुछ तो आज ज़रूर वैल्यू ऐड मिला होगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके लिए नया क्या था इस सब में। मिलते हैं जल्दी ही, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।